KP3 जियोग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं और बहु वैकल्पिक प्रश्न हमारे सामने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा ऑप्शन 900 मिलीबार। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल के 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब 900 मिलीबार होगा। आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है। आइए इसका उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है का विषुवत वृत्त के निकट। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः विषुवत वृत्त के निकट होता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी। इसका उत्तर है खा घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत होगी। चलते हैं, आगे है अगला प्रश्न, वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से सही उत्तर है खास साइबेरिया का मैदान। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से साइबेरिया का मैदानी भाग है। हम लोग आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वायुदाब मापने की इकाई क्या है। मौसम मानचित्र बनाते समय किसी स्थान के वायुदाब को समुद्र तल तक क्यों घटाया जाता है। इसका उत्तर इस प्रकार है, वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार है और मौसम मानचित्र बनाते समय किसी स्थान के वायुदाब को समुद्र तक ऊंचाई का प्रभाव दूर करने के लिए घटाया जाता है। और इस प्रकार वायुदाब तुलना करने के लिए सुगम हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दाब प्रवणता बल उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हो अर्थात उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत वृत्त की ओर हो तो उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंध में पवनें उत्तरी पूर्वी क्यों होती हैं। आइए इसका उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, जब दाब प्रवणता बल उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हो अर्थात उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत वृत्त की ओर हो तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें उत्तरी पूर्वी होती हैं, क्योंकि कोरियालिस बल पवनों को अपने प्रभाव से मूल दिशा से दाहिनी ओर मोड़ देता है। और यह इसलिए होता है कि यह बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, भू विक्षेपी पवनें क्या हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है,
भूविक्षेपी पवनें समदाब रेखाओं के सीधी होने पर घर्षण प्रभाव कोरियालिस बल के कारण संतुलित हो जाता है। अतः पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती हैं। इन्हीं पवनों को भूविक्षेपी पवन कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, समुद्र व स्थल समीर का वर्णन करें। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। समुद्र समीर दिन के समय सूर्य की गर्मी से स्थल भाग जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। अतः स्थल भाग पर अधिक ताप से उत्पन्न निम्न वायुदाब तथा जल भाग पर कम तापमान होने से उच्च वायुदाब स्थापित हो जाता है और इस प्रकार दिन में सागर से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। पवन दिन के 10 बजे से सूर्यास्त तक चलते हैं और इस प्रकार से इन पवनों से स्थल भाग का तापमान गिर जाता है और कुछ वर्षा भी होती है। इस प्रकार मौसम की दैनिक अवस्थाओं पर इनका प्रभाव पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे स्थल समीर। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्थल समीर रात्रि के समय स्थल भाग में तापक्रम की कमी और समुद्री भाग पर तापक्रम की अधिकता के कारण स्थलीय भाग में अधिक वायुदाब तथा समुद्री भाग पर कम वायुदाब और इसी कारण प्रायः समुद्री तटों पर सूर्यास्त से प्रातः 8 बजे तक स्थल की ओर से हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं। इनको स्थलीय पवन कहते हैं। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न और इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आइए इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। इसका उत्तर इस प्रकार है। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक वायुमंडलीय दाब की भिन्नता के कारण जो पवन गतिमान होती है उसे वायु कहते हैं और इस प्रकार वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। धरातलीय घर्षण पवनों की गति पर प्रभाव डालता है और धरातल पर क्षैतिज पवनों पर मुख्य रूप से निम्न 3 बलों का प्रभाव पड़ता है जो इस प्रकार है, जिसमें नंबर 1 है दाब प्रवणता घर्षण बल, दूसरा है कोरियालिस बल और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग इसी का एक्सप्लेन करते हैं। दाब प्रवणता बल वायुमंडल में वायुदाब की भिन्नता जिस बल को जन्म देता है उसके दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाती है। अधिक दाब प्रवणता दर्शाने के लिए समदाब रेखाएं पास पास तथा कम दाब प्रवणता के लिए दूर दूर होती हैं। आगे देखेंगे घर्षण बल। घर्षण बल जिसका प्रभाव धरातल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है पवनों की गति पर प्रभाव डालता है। सागर तल पर घर्षण बल का प्रभाव न्यूनतम होता है। कोरियालिस बल। आइए देखते हैं कोरियालिस बल क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जो पवनों की दिशा को प्रभावित करता है जिसे कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कोरियालिस बल अक्षांशों के कोण से सीधा अनुपात में बढ़ता है और इस प्रकार दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों का वेग भी उतना ही अधिक होगा। विषुवत वृत्त में यह शून्य हो जाता है।
विषुवत वृत्त पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जन्म नहीं लेते। आगे चलते हैं। आगे है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण का वर्णन करते हुए चित्र बनाएं तथा 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के संभव के कारण बताएं। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। ये पहले चित्र हम लोग देख लेते हैं। ये चित्र है वायुमंडल का सरलतम सामान्य परिसंचरण का ये चित्र बनाया गया है, ठीक। और इसको इस प्रकार हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडलीय पवनों का प्रवाह प्रारूप ही वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहलाता है, जो महासागरीय जल को गतिमान बनाता है। सूर्यातप तथा निम्न वायुदाब क्षेत्र, जिसे अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ या कह लीजिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, जो क्षोभ मंडल की 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़कर ध्रुवों की ओर बढ़ जाती है और इस प्रकार से 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर वायु एकत्र हो जाती है। यहाँ पहुंचकर वायु ठंडी हो जाती है। विषुवत वृत्त के दोनों ओर बहने वाली पवनें उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर मिलती हैं और इसके विपरीत पवन संचार को कोस्ट सेल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इन्हें हेडले कोस्ट या कह लीजिए हेडली सेल कहा जाता है। धरातल पर इन पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं। इसे फेरल कोस्ट कहते हैं। ध्रुवों पर यह ध्रुवीय कोस्ट कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों पर ही क्यों होती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के किस भाग में मूसलाधार वर्षा होती है और उच्च वेग की पवनें चलती हैं और क्यों? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, आइए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत तीव्र गति वाले विध्वंसक तूफान हैं। इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और तृतीय क्षेत्रों की ओर गति करते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक। हिंद महासागर में ये चक्रवात अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इनकी उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल स्थितियाँ, जिसमें पहला है बृहद समुद्री सतह जहाँ तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। दूसरा है कोरियालिस प्रभाव का होना और तीसरा है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में कम अंतर होना। चौथा है कमज़ोर न्यून दाब क्षेत्र का होना या कम स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण। और पांचवा है समुद्री स्तर पर ऊपरी अपसरण। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे कि चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे होती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति की जाती है और ये क्षीण होकर क्षय हो जाते हैं। वह स्थान
जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात गुजरते हैं वह तट लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहलाता है। वह चक्रवात जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। हम लोग देखेंगे कि एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण है, जिसे इसकी आँख कहा जाता है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। इसका केंद्रीय क्षेत्र शांत है जहाँ पवनों का अवतलन होता है। इस प्रकार से केंद्र के चारों तरफ जहाँ वायु का प्रबल व वृत्ताकार रूप में आरोहण होता है या आरोहण क्षोभमंडल की ऊंचाई तक पहुँचता है और इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। और इस प्रकार से इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। इनका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होती है। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से गति करती है। ये तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं, तटीय निम्न क्षेत्रों को जल प्लावित कर देते हैं। ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, वायु गर्म और शीतल होने पर निम्न में से क्या क्रियाएं करती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो सही उत्तर है वो है पहले का खा उत्तर सही है। और पहले का खा यानी कि फैलती सिकुड़ती हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायु गर्म और शीतल होने पर निम्न में से फैलती सिकुड़ती क्रियाएं करती हैं। आगे हम लोग देखेंगे समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब निम्न में से कितना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है दूसरे का गा उत्तर सही है। और यानी कि 1013.2 मिलीबार। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब निम्न में से 1013.2 मिलीबार होता है। तीसरा प्रश्न है, वायु दाब नापने का निम्न में से यंत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है तीसरे का खा उत्तर सही है। तीसरे का खा उत्तर यानी बैरोमीटर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायु दाब नापने का निम्न में से यंत्र बैरोमीटर है। आगे हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न, उच्च वायु दाब क्षेत्र निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है चौथे का उत्तर सही है। और चौथे का मतलब 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उच्च वायुदाब क्षेत्र निम्न में से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 5वां प्रश्न है, निम्न वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण निम्न में से क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 5वें का घा उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घा यानी चक्रवाती परिसंचरण। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि निम्न वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण निम्न में से
चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। छठा प्रश्न है, दक्षिणी दोलन एवं एल नीनो की संयुक्त घटना निम्न में से क्या कहलाती है। छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है छठे का गा, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ENSO यही उत्तर सही है। दक्षिणी दोलन एवं एल नीनो की संयुक्त घटना निम्न में से ENSO यानी एंसो कहलाती है। आगे हम लोग देखेंगे। सातवां प्रश्न है, दक्षिणी चीन सागर में चक्रवात को निम्न में से क्या कहा जाता है। सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सातवें का खा उत्तर सही है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टाइफून यही उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दक्षिणी चीन सागर में चक्रवात को निम्न में से टाइफून कहा जाता है। आगे है आठवां प्रश्न, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कोष्ठ को निम्न में से क्या कहा जाता है। आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न का उत्तर है आठवें का उत्तर सही है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि का हेटले कोष्ठ सही है, और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कोष्ठ को निम्न में से हेडले कोष्ठ कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। नौवां प्रश्न है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बहने वाले पवनों को निम्न में से किस नाम से पुकारते हैं। इसका उत्तर है नौवें का गा उत्तर सही है। नौवें का गा उत्तर सही है, यानी कि गा मानसूनी पवने। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बहने वाले पवनों को निम्न में से मानसून पवने के नाम से पुकारते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। 10वां प्रश्न है, या कह लीजिए अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं। भयानक तड़ित झंझा में वायु के हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण को निम्न में से क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है घा टॉर्नेडो। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भयानक तड़ित झंझा में वायु के हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण को निम्न में से टॉर्नेडो कहते हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किए। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।